हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोरागम। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर ये कहानी हमारे साथ शेयर की है शांभवी ने। और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो इनकी मौसी के साथ हुआ। कहते हैं कि दुनिया में सब लोग किसी ना किसी मकसद से आते हैं और उस मकसद को ढूंढना ही हमारा मुकद्दर होता है, उसको पहचान लेना ही हमारा मुकद्दर पहचान लेना होता है। लेकिन क्या हो कि अगर कोई और आपको अपना मुकद्दर समझ ले और आपको हर उस गलती की सजा मिले जो कभी आपने की ही नहीं है। कुछ ऐसी कहानी है शांभवी की मौसी और उनकी बेटी की, जो कि बिलासपुर में रहते हैं। और शांभवी की कजिन यानी उनकी मौसी की बेटी के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे कि कैसे आपके कर्म किसी की यादों में स्टोर होकर भी वापस आ सकते हैं। बढ़ते हैं कहानी में आगे, बट कहानी में आगे बढ़ने उससे पहले अगर आपकी वजह से कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर स्टोरीज को जरूर 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 शेयर करें। आपकी स्टोरी अगर हमारे चैनल पे फीचर होती है तो हम आपको देते हैं 500 रुपीज का एक रिवॉर्ड। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और पुराने भी हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें, अपना प्यार हमारे साथ शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो शांभवी की जो मौसी है उनका नाम है श्वेता। उनके 3 बच्चे हैं जिनमें 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का। ये इंसिडेंट उनकी पहली बेटी जिसका नाम ओशी है उसके साथ हुआ था। और ये बात तब की है जब ओशी का जन्म हुआ था। हमने कई कहानियों में सुना है कि आप चौराहे को क्रॉस कर जाओगे, किसी सुनसान जगह पर चले जाओगे, कहीं गलत जगह पर आप टॉयलेट वगैरह कर दोगे तो कोई एंटिटी आपके साथ आ जाती है। लेकिन एक बच्चा जो पैदा हुआ है, जो अपनी माँ की गोद के अलावा और कहीं नहीं जा सकता, क्या उसके साथ भी कोई एंटिटी अटैच हो सकती है? देखते हैं। तो उस टाइम पर श्वेता बिलासपुर में रहती थी और उनके हस्बैंड शुभम रेलवे में जॉब किया करते थे। शायद वो टीटी या फिर लोको पायलट थे, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर से बाहर ही रहा करते थे। तो जब श्वेता की डिलीवरी हुई तो उधर शांभवी और उनकी जो बाकी ब्रदर सिस्टर्स थे उन सबके स्कूल्स खुले हुए थे, एग्जाम वगैरह चल रहे थे। इस वजह से ना तो शांभवी ना शांभवी की मदर अपनी बहन की केयर करने के लिए जा पाई। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ श्वेता, उनके हस्बैंड शुभम और उनकी मदर थी, जो डिलीवरी के बाद श्वेता और बच्चे दोनों को संभाल रहे थे। अभी इनके यहाँ पर क्या होता है, एक रिवाज, एक ट्रेडिशन होता है कि बच्ची के जन्म के 14 दिनों तक माँ और बच्चे को किसी से मिलने, बहुत कम ही मिलने दिया जाता है किसी भी बाहर वाले से। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन 14 दिनों में माँ और बच्चा दोनों के, एक तो जो गण होते हैं वो नीचे होते हैं, उनका खुद का जो ऑरा होता है वो डाउन होता है, और दूसरा ये बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, रेडिएट करते हैं। तो कोई भी नेगेटिव एंटिटी आसानी से इनसे अट्रैक्ट हो सकती है और इनके ऊपर अटैक कर सकती है। इसलिए 14 दिनों के बाद जो इनके कपड़े होते हैं वो बदले जाते हैं, अच्छे से धोए जाते हैं, जो बिस्तर होता है वो बदला जाता है, और जिस बेड पर माँ और बच्चा रहते हैं उसकी डायरेक्शन को भी चेंज किया जाता है। लेकिन श्वेता को इन सब चीजों का कोई आइडिया नहीं था, और क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, और दूसरा शुभम और शुभम की मदर जो थी वो थोड़े खुले विचारों के थे, वो इन सब चीजों पे बिलीव भी नहीं करते थे, और उनके घर में ऐसा कोई ट्रेडिशन फॉलो नहीं होता था, ऐसा कुछ भी वहां पर नहीं किया गया। और 14 दिन कंप्लीट होने के बाद बिना बेड के बिस्तर बदले, डायरेक्शन चेंज किए, श्वेता जो है वो अपने भाई के घर पर रहने चली जाती है। और यहां श्वेता वो गलती कर चुकी थी जिसकी वजह से एक भारी आपदा उनका इंतजार कर रही थी। खैर, वक्त का पहिया आगे बढ़ता है। बच्ची 2 महीने की हो जाती है। एक दिन की बात है, शांभवी और उनकी मदर ओशी की फोटोज देख रहे थे, छोटे बच्चों की फोटो, और अपनी खुद की भांजी हो तो उसकी फोटो, पहली भांजी, उसकी फोटो देखने का तो रहता ही है, चाव सभी को रहता है। तो वो दोनों उसकी फोटोज देख रहे थे, तो तभी उनके सामने एक फोटो आया। वो फोटो में शांभवी का हाथ थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसका हाथ नहीं है बल्कि किसी बड़े इंसान का हाथ है। पहले तो उन्हें लगा कि कैमरे का ग्लिच है, कैमरा हिल गया होगा, उसकी वजह से ऐसी फोटो आई है। पर उसके बाद उनके सामने एक और फोटो आई जो कि इसे टॉप से ली गई थी, जिसमें पालने में शांभवी लेटी हुई थी, और उस पालने के नीचे भी वैसा ही किसी का हाथ दिख रहा था। अब शांभवी और उनकी मदर इन चीजों को लेकर काफी सेंसिटिव हैं। जैसे उन्होंने ये देखा उन्हें थोड़ा अलार्मिंग लगा, और हाथों हाथ शांभवी की मदर ने अपनी बहन श्वेता को कॉल किया
और उसे बताया कि किस तरह से उसको फ़ोटो में चीज़ें दिखाई दे रही है। श्वेता ने भी खुद वो फ़ोटोज़ देखी, तो वो भी शॉक्ड रह गई और फिर उसने अपनी सिस्टर को सारी बातें बताई। उन्होंने बताया कि जब से वो भैया के घर से वापस आई है, उसके साथ अजीब-अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। उसे बड़ा अजीब-सा लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि वो किचन में काम कर रही है, तो उसके पीछे से कोई गुज़र कर गया। कई बार ऐसा लगता है दूसरे कमरे से कोई उसे आवाज़ लगा रहा है। काम करते-करते ऐसा लगता है किसी ने उसको टच किया हो। पर वो लगातार इन सबको इग्नोर करती जा रही थी, क्योंकि उसने कहीं से पता किया था कि ये सब प्रेगनेंसी के बाद के सिम्पटम्स होते हैं। आपका दिमाग जिस स्ट्रेस से, बॉडी जिस स्ट्रेस से गुज़री होती है, उसकी वजह से आपको कई बार ये फ़ील होता है और इन्हें पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी कहा जाता है। और शायद यहीं श्वेता ने एक और बड़ी गलती की थी। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को आप अनसुना कर रहे हो। इसको इंग्लिश में गट फीलिंग बोलते थे। भाई साहब, आपकी जो अंतरात्मा है ना, यही आपका सच्चा साथी है। आपकी अंतरात्मा से सीरियसली कोई आवाज़ आ रही है तो उसे गलती से भी इग्नोर मत करना। आप लोगों की लाइफ में कई बार ऐसे मोमेंट आए होंगे जब आप चलते-चलते आपकी अंतरात्मा ने आवाज़ दी कि वहाँ पे थोड़ा-सा खतरा है, और फिर आपने देखा कि वाक़ई में उस जगह पर खतरा था। मैं जब छोटा था तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। हम एक ऐसे एरिया में रहते थे जहाँ जंगल था और वहाँ पर साँप-वाँप निकलना बड़ा नॉर्मल सी चीज़ हुआ करती थी। तो मैं ऐसे किसी काम से चलता हुआ जा रहा था कि तभी मेरे अंदर से आवाज़ आई कि उस कोने की तरफ मत जाना, वहाँ पे खतरा है। और लिटरली जैसे ही मेरी उस कोने पे नज़र पड़ी, वहाँ पर एक 5 फीट के आसपास का काले रंग का साँप बैठा हुआ था। तो अंतरात्मा की आवाज़ ना बहुत पावरफुल होती है। जो लोग उस आवाज़ को सुनना और पहचानना शुरू कर लेते हैं ना, उनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। और उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है मेडिटेशन और ध्यान। और इसीलिए बहुत ही जल्दी आप लोगों को ध्यान सिखाने के लिए मैं कुछ लेकर आ रहा हूँ। क्या आप चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि कैसे मेडिटेट करते हैं, कैसे अपने आप को अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट करते हैं, ताकि आप भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर अपनी लाइफ के कई डिसीजंस को अच्छा कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। खैर, यहाँ पे श्वेता ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नकार दिया था। उसने आगे और बताया कि कभी-कभी उसे ऐसा लगता था कि ओशी अकेले ही किसी से बातें कर रही है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता था। श्वेता की सारी बातें सुनने के बाद शांभवी की मदर ने कहा, तुम एक काम करो, तुम्हारी और ओशी की किसी से नजर उतरवा लो। उसने वैसा ही किया। उसने एक मौलवी साहब को बुलवाया और ओशी और अपनी नजर उतरवाई। इसके बाद 2-3 दिन तो चीजें ठीक रही, लेकिन सब कुछ इंप्रूव नहीं हुआ था। एक शाम जब श्वेता और ओशी सो रहे थे, शुभम बाहर वाले कमरे में अपना कुछ काम कर रहे थे कि तभी एकदम से श्वेता को फील होता है कि उसका बेड तेज-तेज हिल रहा है। जब वो आँख खोलती है तो वाक़ई में उसका बेड तेज-तेज हिल रहा था। वो उठने की कोशिश कर रही थी, पर उसका पूरा शरीर जाम हो चुका था। वो स्लीप पैरालिसिस की स्टेट में थी। वो चिल्लाना चाह रही थी, लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बहुत देर तक उसने कोशिश की और करीबन 10 मिनट जाने के बाद उसकी बॉडी फ्री हुई और फिर वो एकदम से चीखी, और जैसे ही वो चीखी, उसकी चीख सुनकर शुभम दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने आकर उससे पूछा कि क्या हुआ? तो उसने उसको सब कुछ बताया कि उसको कैसा फ़ील हुआ। तो उसने कहा, "तो तुम डर क्यों रही हो? घबरा क्यों रही हो? कई बार हमें सोते-सोते स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। तुम रिलैक्स करो, आराम करो, ऐसी कोई बात नहीं है।" उसने उसको समझाया। श्वेता को भी यही लगा कि हाँ, शायद ये स्लीप पैरालिसिस ही होगा। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल रहा और कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे ही 2-4 दिन और गुज़र गए। लेकिन अब श्वेता की तबीयत खराब होने लगी और साथ ही साथ ओशी की भी। जब भी श्वेता ओशी को फीड करवाती, फीड खत्म होते ही ओशी वापस से उल्टी कर देती, और वो भी पीले कलर की। जनरली बच्चा दूध पीता है तो थोड़ा बहुत वो वॉमिट कर देता है, लेकिन वो वाइट कलर की होती है। यहाँ पर ओशी येलो कलर की वॉमिट किया करती थी। डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने चेक किया, सब कुछ नॉर्मल था। श्वेता को लेकर भी कंसर्न जो थे वो उसने सुने और बोला कि कई बार प्रेगनेंसी में शरीर कमज़ोर होने की वजह से दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है और इस वजह से चीज़ें फ़ील होती है। बाकी आप दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, बच्ची को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार हो सकता है मिल्क में कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से येलोनेस आ रही हो, बाकी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिर उन्होंने शुभम को बुलाया और कहा कि यार एक काम करो ना, बच्ची भी 2 महीने की हो गई है, इनको कहीं बाहर घुमा लाओ। ये एक ही जगह पर रह रहकर बार-बार ओवरथिंक कर रही है, इस वजह से इसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। तो शुभम ने कहा ठीक है और बोला कि घर पे भी थोड़ा ऐसे मिल-जुल के बातें करते रहा करो। शुभम आया, उसने सोचा कि थोड़े दिनों बाद घुमाने ले चलूँगा, और उसने
डिस्कशन भी करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 1-2 दिन और गुज़रे और फिर आई वो रात जब शुभम को रियलाइज़ हुआ कि वो क्या इग्नोर कर रहा था। उस रात जब सब सो रहे थे, तो शुभम की एकदम से आँख खुलती है किसी की सिसकने की आवाज़ से। लेटे-लेटे जब उसने आँख खोली, तो उसने देखा कि सामने वाले बेड पर उसकी वाइफ़ ऐसे लेटी हुई है, जैसे किसी ने उसके हाथ दबा रखे हों, पैरों से उसका शरीर दबा रखा हो और वो छटपटाने की कोशिश कर रही है। वो अपना मुँह नहीं खोल पा रही थी और सिर्फ़ सिसकियाँ ले रही थी। और तभी शुभम की नज़र ओशी पर पड़ती है, जो अपनी माँ के पास में लेटी हुई थी। उनकी आँखों के सामने की बात है, ओशी अपने बिस्तर से करीबन 5-6 इंच ऊपर हवा में, यानी आधा फुट हवा में उठी हुई थी। और जैसे ही उन्होंने देखा, एकदम से ओशी की आँखों के सामने वो यूँ की यूँ नीचे आके बिस्तर पर गिरी और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। और जैसे ही ओशी रोने लगी, वैसे ही श्वेता की बॉडी भी फ्री हो गई और वो भी अचानक से ज़ोर से उठकर बैठ गई और रोते हुए शुभम की तरफ देखने लगी। और फिर वो रोते हुए बोलती हुई, "मुझको मार देगा और मेरी बेटी को ले जाएगा।" शुभम का दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता है उसने अभी भी क्या देखा। और फिर वो उससे पूछता है कि कौन कौन मार देगा। तो वो वापस से कहती कि वो मेरे ऊपर बैठा हुआ था, मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था कि वो मुझे मार देगा और मेरी बेटी को ले जाएगा। शुभम दौड़कर उसके पास गया, उसने ओशी को अपनी गोद में उठाया और उसके बाद श्वेता को शांत करवाया और कहा कि तुम थोड़ा सा शांति रखो, बस आज की रात हम लोग गुजार लेते हैं, सुबह मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। वो शुभम जो अब तक चीज़ों को वहम समझता आ रहा था, उसकी आँखों के सामने एक प्रूफ़ आ गया था कि यहाँ जो भी चल रहा है, वो नॉर्मल नहीं है। थोड़ी देर के बाद शुभम ने शांभवी की मदर को कॉल करके सब कुछ बता दिया। शांभवी की मदर ने सिचुएशन की गहराई को समझते हुए उनको अगले ही दिन अपने घर बुला लिया। अब इनके घर, वहाँ से जो ट्रेन आती थी, वो रात को 12 बजे तक ही आती थी। और तब तक शांभवी और उनकी मदर उनका इंतजार कर रहे थे अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर। और जैसे ही वो लोग आए, शांभवी ने अपनी मासी श्वेता में कुछ नोटिस किया। शांभवी ने देखा कि उनकी मासी का वजन बहुत कम हो चुका है। उनकी आंखों के नीचे बहुत बड़े बड़े डार्क सर्कल्स पड़ चुके हैं। और ओशी तो इतनी वीक हो गई थी कि उसको पहचानना भी डिफिकल्ट हो रहा था। जिन फोटोज में उन्होंने ओशी को देखा था, ये वो ओशी नहीं थी। लेकिन उस टाइम सिचुएशन को समझते हुए किसी ने कुछ नहीं बोला, उनको खाना वाना खिलाया गया और फिर सब सोने चले गए। शांभवी, उनकी मदर, उनकी मासी श्वेता और ओशी, सब लोग नीचे सोए हुए थे, नीचे कमरे के अंदर जो होता है ना, फ्लोर के ऊपर सोए हुए थे सभी लोग। रात के 2:30 बजे के आसपास शांभवी की आंख खुलती है वॉशरूम जाने के लिए। वो जैसे ही उठती है, उसकी नजर ओशी पर पड़ती है, जो कि जागे हुई थी। 3-4 महीने का बच्चा वो आंख खोलकर जागा हुआ था, लेकिन वो शांभवी की तरफ देख रही थी। और वो ऐसे देख रही थी जैसे कोई बड़ा आदमी किसी को घूरता है, और वो शांभवी को पहचानने की कोशिश कर रही थी। उस 4 महीने की बच्ची की नजर इतनी डरावनी थी कि शांभवी की आत्मा कांप गई और वो चुपचाप वापस लेट गई, करवट बदल के, और आंखें खुलकर सोचते रही कि आखिर ये 4 महीने की बच्ची की आंखें इतनी खतरनाक कैसे है। सुबह जब शांभवी उठी, तो उसने अपनी मम्मी को सारी बात बताई। तो उन्होंने शांभवी को पूजा करने को कहा। और जब शांभवी पूजा करके वापस आई, तो उस टाइम पर श्वेता किचन में थी और वो नॉर्मल बिहेव कर रही थी। एग्जैक्ट उसी टाइम पर शांभवी का छोटा भाई नहाकर आया था और उसने अपनी बॉडी के ऊपर बहुत सारा परफ्यूम लगाया हुआ था, जिसकी काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। और तभी उनकी मासी श्वेता कमरे में आई और वो उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन जो सबसे शॉकिंग बात थी वो ये थी कि जो आवाज थी वो श्वेता की नहीं, बल्कि ऐसी लग रही थी जैसे कोई मर्द बोल रहा हो, आज के बाद दोबारा इतना परफ्यूम मत लगाना। उसको देखते शांभवी डर गई। उसने फटाफट जल्दी खिड़की खोली कि सारी स्मेल बाहर निकले। और शांभवी को ऐसा करते देखकर, उसे डरता हुआ देखकर, ओशी बहुत जोर जोर से हंसने लगी, जैसे उसे बहुत अच्छा लगा हो शांभवी को डरता हुआ देखकर। खैर, इस दौरान शांभवी की मदर ने इनके फैमिली के एक पंडित जी थे, जो कि बहुत लंबे टाइम से इनकी फैमिली को जानते थे, उनको बुला लिया था। वो घर में आए, उन्होंने कुछ झाड़ फूंक की और कहा
कि अब सब कुछ सही है। और वाकई में उसके बाद जितने दिन श्वेता इनके घर पर रही, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद श्वेता अपने हस्बैंड के साथ अपने ससुराल वाले गांव पर गई। वहां पर भी सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात जब वो वहां पर सो रही थी तो अचानक से चिल्लाते हुए उठी। जब उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि उसको ऐसा लगा कि कोई उसके पैर के पास बैठा है, कुछ है उसके पैर के पास। और जब जब श्वेता ने उठकर देखा तो उन्होंने देखा कि एक आदमी उनके पैर के पास बैठा हुआ है और वो उसकी पैर की पायल से खेल रहा था। उसने श्वेता को देखा और बहुत जोर से हंसा और बोला, तुझे जो करना है कर ले, तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी ये बात सुनकर श्वेता अंदर तक कांप गई। उसने ओशी की तरफ देखा, बाकी घर वाले भी आ गए थे, लेकिन ओशी अभी भी गहरी नींद में थी। अब रात को जब ये सीन हुआ तो सुबह उनकी सास ने एक और पंडित जी को बुलाया। वो एक्चुअली पंडित जी नहीं थे, वो एक सन्यासी थे, लेकिन वो इनके परिवार को काफी टाइम से जानते थे, तो इनकी मदद करने के लिए आ गए थे। जैसे ही वो सन्यासी घर में एंटर हुए, ओशी जोर जोर से रोने लगी, जैसे उसे कोई तकलीफ हो रही हो। उसके रोने की आवाज सुनकर वो सन्यासी जी महाराज सीधा उस बच्ची के पास जाते हैं, उसे थोड़ी देर देखते हैं और देखने के बाद बोलते हैं, इस बच्ची पर एक साया है जो इसके साथ काफी पहले से है। इससे ज्यादा उन्होंने इनके परिवार को कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने एक काला धागा दिया और कहा कि ये काला धागा इसके गले में डाल दो और जब तक ये 18 साल की नहीं हो जाए तब तक ये धागा मत हटाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब तक ये 14 साल की ना हो जाए, मतलब इसके पीरियड शुरू ना हो जाए, तब तक ना इसके बाल बांधना, ना इसको कभी सजाना, वरना चीजें बहुत गलत हो जाएंगी। और जब ये 14 साल की हो जाए तब इसे वापस से मेरे पास लेकर आना, क्योंकि अभी ये छोटी है, बहुत छोटी है। अगर अभी कुछ किया तो इसकी जान भी जा सकती है, इसके शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है। इतना कहकर वो बाबा जी चले गए, मगर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। श्वेता को कोई दिक्कत नहीं हुई। वो धागा बंधने के बाद जो उसे फील होता था वो भी फील होना बंद हो गया। बच्ची के साथ भी कुछ नहीं हुआ और कुछ ही सालों में ये लोग इस चीज को भूल भी गए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपका जिंदगी भर या फिर एक जन्म से दूसरे जन्म में भी इंतजार कर सकती है। जब ओशी फर्स्ट क्लास में पहुंची तो ओशी के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी गलती नहीं थी, लेकिन उस गलती की वजह से एक ऐसी चीज एक्टिवेट हो गई जब ओशी का काल बनकर उसका पीछा कर रहा था। तो जब ओशी फर्स्ट क्लास में थी तो उसके स्कूल में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का फंक्शन था। तो जैसे छोटे बच्चों को हम लोग करवाते हैं कंपटीशन में, उसे भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करवाया गया था और वहां पर लड़कियों को राधा बनना था और लड़कों को कृष्ण। तो उसके स्कूल वालों ने उसे राधा की तरह सजा दिया। ओशी को भी बहुत अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था उसे। तो उसके गले में जो काला धागा था वो उसके आउटफिट के साथ मैच नहीं हो रहा था, उसको खराब कर रहा था। तो जिनकी क्लास टीचर थी उन्होंने उस धागे को उतार कर उसके बैग में रख दिया और फिर स्कूल का प्रोग्राम शुरू हुआ, सबने एंजॉय किया, खत्म हुआ। ओशी जब स्कूल से घर वापस आई तो श्वेता ने उसे देखा और देखते ही वो डर गई। उन्होंने देखा कि ओशी के गले का वो काला धागा गायब था। उन्होंने फटाफट से ओशी को लिया, उसके कपड़े चेंज किए, सारा मेकअप वगैरह उतारा और उसके बाद तुरंत उसकी क्लास टीचर को कॉल किया और उनसे पूछा, किसी गले में काला धागा बंधा हुआ था मैडम, वो कहां पर है? तो उन्होंने बताया कि मैम वो तो हमने इसको तैयार किया था तो काला धागा अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने वो काला धागा उतार कर उसके बैग की पॉकेट में डाल दिया। इतना सुनते ही श्वेता के होश उड़ गए। उसने उस टीचर को इतना सुनाया कि तुम्हें दिमाग नहीं है, मुझसे पूछना चाहिए। तो बोलते मैम हमें क्या पता, हमें लगा नॉर्मल काला धागा होगा, आप इतना हाइपर क्यों रही हमारे ऊपर? फिर वो भी सोची कि यार अब क्या बोलूं इनको। उसने फोन काटा, फटाफट से उसने उसका बैग उठाया और बैग उठाकर उस जेब में से वो काला धागा निकाला। तो उसको बाहर निकालते ही इतनी गंदी स्मेल आई, जैसे कुछ सड़ गया हो, कोई मरे हुए जानवर की स्मेल होती ना, बिल्कुल ऐसी स्मेल उसको आई और उसको अपनी नाक बंद करनी पड़ी। उसने फटाफट से वो धागा अपने घर से बाहर भेजा, फेंका और फिर उसने अपनी सास को कॉल करके सारी बातें बता दी। से बात सुनते ही उन्होंने वापस से उन बाबा जी को कांटेक्ट किया, वहां पर उनके जहां वो रहते थे वहां पर गए और वहां जाकर उनको एक शॉकिंग बात पता चली कि उन बाबा जी की तो मृत्यु हो चुकी है, हार्ट अटैक से, जो अचानक से उनको आया था।
जब श्वेता को ये पता चला तो उन्होंने तुरंत शुभम को कॉल करके सारी बात बता दी। शुभम ने कहा कि मुझे वापस आने में 2 दिन लगेंगे ड्यूटी से, उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। श्वेता का मन तो नहीं था रुकने का, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। इसके दूसरे दिन ही शाम को 6 बजे के करीब श्वेता जब एक नैप ले रही थी और ओशी अंदर कुछ खेल रही थी, तभी श्वेता को अपने चेस्ट पर कुछ हैवी सा फील होने लगा और जैसे उसने आंख खोली तो उसके होश उड़ गए। उसके चेस्ट के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था और वो उसका गला दबा रहा था। श्वेता को सांस नहीं आ रही थी, उसकी हालत खराब हो रही थी, पर उसे अचानक से ओशी के रोने की आवाज आई और उन्होंने अपने मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे उन्होंने हनुमान चालीसा कंप्लीट करना शुरू किया, वो पकड़ धीरे धीरे ढीली हो गई और वो इंसान उनको दिख रहा था एकदम से गायब हो गया। जैसे श्वेता फ्री हुई अंदर भागी और देखा कि ओशी जमीन पर है और उसके हाथ में एक निशान है, जैसे किसी ने जोर से उसको चींटी भर ली हो। ये होते ही श्वेता ने सीधा शांभवी की मतलब अपनी दीदी को वीडियो कॉल किया और सारी बात बताई और इसी के साथ साथ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ये शांभवी की मदर ने ध्यान दिया था कि तुम अपना गला दिखाओ, तो उनके गले के ऊपर भी उंगलियों के निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी का गला दबाने की वजह से जोर से करके किसी का गला दबाओ तो जैसे निशान पड़ जाते हैं। ये होते ही शांभवी की मदर ने सीधा शुभम को कॉल किया और उसे बोला सारे काम छोड़ो, श्वेता और बच्ची को लेकर सीधा हमारे घर पर आओ। और जब तक ये लोग इनके घर पर आते तब तक शांभवी के घर वालों ने एक बहुत ही मानवीय बाबा जो जलाऊ में रहते थे, जिनकी शांभवी के दादाजी ने काफी हेल्प करी थी और तब से वो शांभवी और उसके परिवार को अच्छे से जानते थे, उनके साथ जुड़े हुए थे। उनसे इन्होंने सारी बात कर ली थी। उन बाबा ने इनको तुरंत आने के लिए बोला था और जैसे ही श्वेता, शुभम, ओशी आए, शांभवी, उसके मदर, उसके फादर, शुभम, ये सब लोग जलाऊ गए। वहां जाकर ही उन बाबा से मिले और उन बाबा ने पहले से ही पूरी तैयारी की हुई थी। उन्होंने ओशी को देखा और देखते ही बोले कि इसके साथ जो भी एनर्जी है, एंटिटी है, ये आज से नहीं है, ये काफी पहले से है। इन लोगों ने उनसे पूछा कि काफी पहले से है तो कहां से आई, क्या है? तो उन्होंने थोड़ा इंतजार करने को बोला और वहां पर हवन की तैयारी की। उन्होंने श्वेता और ओशी दोनों को अलग अलग एक नमक के गोले के अंदर बैठा दिया। फिर हवन चालू हुआ और थोड़े टाइम तक सब कुछ ठीक रहा, बिल्कुल शांति थी। और वो कहते हैं ना कि ज्यादा शांति आने वाली आफत की निशानी होती है। श्वेता उस गोले के अंदर आराम से बैठी थी कि बैठे बैठे अचानक से श्वेता एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है और जब घर वाले उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं तो बाबा जी उनको मना कर देते हैं और फिर अगले मोमेंट श्वेता एकदम से वापस उठती है, बिल्कुल स्टिफ शरीर के साथ, जैसे कि वो लकड़ी की बनी हुई हो। और उसके बाद किसी मर्द की आवाज में बोलती है, रुक जा, अभी रुक जा, वरना तेरा भी वही हाल करूंगा जो पिछले वाले का किया था। उसके धमकी सुनकर बाबा जी एक हल्की सी मुस्कुराहट देते हैं और रुकते नहीं है, वो अपने मंत्र पढ़ते रहते हैं और मंत्र पढ़ते उससे बोलते हैं, बता तू कौन है और क्यों आया है यहां। वो हंसता है और बोलता है कि तू कभी पता नहीं कर पाएगा कि मैं कौन हूं। उसके बाद सुनकर बाबा जी ने एक त्रिशूल निकाला अपने झोले से और उस त्रिशूल को सीधा श्वेता के माथे पर लगाया और उसके लगते ही श्वेता बहुत जोर से चलने लगी, जिससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो। और उसके बाद बाबा जी ने फिर से सेम सवाल पूछा, बता तू कौन है। और अब वो बोला, मेरा नाम रिहान है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। उसने ओशी की तरफ इशारा करते हुए कहा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाली बच्ची इससे प्यार करेगा। उसने आगे बताया कि पिछले जन्म में हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मगर क्योंकि मैं मुस्लिम था तो इसके घर वाले हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानते। फिर हमने सोचा कि हम भाग जाते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे इसके घर वालों को ये बात पता चल गई और इन्होंने मुझे अकेला पकड़ लिया और इतना मारा कि मेरी जान चली गई। लेकिन मरने से पहले मैंने भी कसम खाई कि मैं वापस आऊंगा और इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं अपने प्यार को अधूरा नहीं रहने दूंगा। मैंने इसका इंतजार किया और इसने जब दोबारा जन्म लिया तो मैं आ गया, लेकिन मैं इसके शरीर पर कब्जा नहीं कर सकता था क्योंकि कमजोर है, इसलिए इसकी मां के ऊपर कब्जा कर लिया। और जैसे ही ये 14 साल की होती
मैं इसके शरीर में जाकर इसको ले जाता। यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन सब चीजों के दौरान ओशी उस नमक के घेरे में बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी बात सुनकर बाबा बोले कि ये सब पिछले जन्म की बातें हैं, तू इस जन्म में से नहीं ले जा सकता, तेरा और इसका नाता खत्म हो चुका है। वो फिर बोला, नहीं, मेरा इससे रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता, मैं तो इसे लेकर जाऊंगा। फिर बाबा जी ने बहुत देर तक वो समझाया, उससे बातचीत की, लेकिन जब वो नहीं माना तो फिर फाइनली बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़े और हवन में एक आहुति दी और श्वेता पर कोई पानी के छींटे डाले। और जैसे ही पानी के छींटे डले, श्वेता के अंदर बैठा हुआ रिहान बहुत तेज चिल्लाया और उसके चिल्लाते ही श्वेता एकदम से बेहोश हो गई। उसके बाद बाबा जी ने घर वालों की तरफ देखा, परेशान मत होइए, ये दोनों अब ठीक है। वो एक भटकती हुई आत्मा थी जो इसके जन्म से पहले ही इससे जुड़ी हुई थी। और आप लोगों ने इसके जन्म के बाद जो 14 दिनों में कपड़ा बदलते हैं वो नहीं बदला, बिस्तर की डायरेक्शन नहीं बदली, इसकी वजह से वो और स्ट्रांगली इनसे अटैच हो गई थी। पर अब वो जा चुकी है, अब वो वापस नहीं आएगी और ये दोनों अब बिल्कुल ठीक है। आप इन्हें ले जाकर स्नान करवाओ, ये वस्त्र जो इन्होंने पहने हुए वस्त्र फेंक देना और इनको नए वस्त्र पहनाना। उसके बाद ऐसा ही किया गया। बाबा जी से आशीर्वाद लेकर ये सब लोग अपने घर आए और उसके बाद श्वेता जिस घर में रहती थी उन्होंने वो घर भी बदल दिया। अब इस इंसिडेंट को काफी समय हो चुका है, वो अपने नए घर में बहुत खुश हैं और उनके अब 2 बच्चे और हैं, एक और बेटी और एक हेल्दी बेबी बॉय। ओशी अब बिल्कुल सही है, उसे तैयार होने का और मेकअप का बहुत शौक है, लेकिन श्वेता उसे ज्यादा सजाती नहीं है क्योंकि वो काली रात उसे आज भी सताती है। वो डर कि कहीं वो फिर से ना आ जाए, क्योंकि कई बार ये जो बुरी ताकतें, बुरी शक्तियां होती है, वो आपकी एक गलती का इंतजार कर रही होती है और ये इंतजार वो कुछ दिन नहीं, कुछ साल नहीं, जन्मों तक भी कर सकती है। ये बात ध्यान रखें, आपके पिछले जन्म की कुछ रिश्ते, कुछ आदतें या कुछ प्रारब्ध आपके इस जन्म को बहुत अफेक्ट करते हैं। इसलिए जरा खुद को पहचानिए, सोच समझकर आगे बढ़िए, वरना हो सकता है कोई रिहान आपका भी इंतजार कर रहा हो। वैसे आपको क्या लगता है, रिहान यहां से जा चुका है या वो अब भी कहीं छुपकर इंतजार कर रहा है कि ओशी एक गलती करे, उन बाबा का वो रक्षा चक्र टूटे और वो वापस से ओशी के ऊपर अटैक करे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।